जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया हुआ था। अशोक जो है मौर्य वंश का ही महान शासक रहा है और इसने मतलब जो अशोक है या 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा हुआ था और इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध इसने किया हुआ था। कलिंग की राजधानी उस समय तोसली हुआ करती थी। कलिंग जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र में, ये इतना भयानक था, मतलब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व वाला, ये कि वहाँ का जो धरती जो था उड़ीसा वाला क्षेत्र में काफ़ी खून से एकदम लाल हो गया था, जिसके पश्चात देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। इसका बेटा था महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को ही श्रीलंका इसने भेजा हुआ था बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए और इसने स्वयं भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और भारत में शिलालेख शुरू करने के पीछे यही अशोक शासक ही रहा है। और इसने जो शिलालेख मिलता है इसमें जो कि ग्रीक और अरमाइक जो कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र से मिलती है, जो और खरोष्टी जो भाषा है वह में लिखा हुआ भाषा वह पाकिस्तान वाला क्षेत्र से, जो ब्राह्मणी भाषा में लिखा हुआ जो शिलालेख है वह भारत से मिलता है। जबकि सबसे पहले शिलालेख की खोज पी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था, जबकि जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में इसने इसका शिलालेख को पढ़ा हुआ था। वो 1800 जेम्स प्रिंसप था, वो ब्राह्मणी भाषा को उसने पढ़ा हुआ था। और अशोक जो है इसके दरबार में एक विदेशी यात्री था डियानीसियस, वो आया हुआ था। और उसी तरह से अगर मौर्य वंश का शासक देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य का ही जो गुरु थे वह थे चाणक्य थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो था यह व्यक्ति तो वह विदेशी यात्री तो मेघास्थनीज था और वो मेघास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा हुआ है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद का उसको हराया था और हराने के पश्चात उसकी जो बेटी भी थी तो प्रेम प्रसंग भी था दुर्धरा, उससे शादी किया हुआ था। और फिर उसके पश्चात 305 ईसा पूर्व में जो सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर का सेनापति था उसके साथ भी इसने युद्ध किया हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर जो बेटी थी कार्नेलिया, उससे भी उसका शादी विवाह हुआ था। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा जो कि बिंदुसार हुआ, जिसके अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। और इसके भी दरबार में मतलब वह विदेशी यात्री आए हुए थे जिसका नाम था डाइमेकस था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था यह गुलाम वंश का। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था और मोहम्मद गौरी का गुलाम में और देखा जाए तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक था या यलदोज था और बख्तियार खिलजी था। और इसने तो और ये गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि यह उसने उसका गौरी का गुलाम था और इसने 1206 ईस्वी में इसका स्थापना किया हुआ था। इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया हुआ था और इसको कुरान खान भी कहा जाता है और लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों में जनता में दान दे देता था, इसलिए कहा जाता है। और इसका बेटा आराम शाह हुआ जो कि 8 महीने तक ही शासन कर पाया था और इसने कुतुब मीनार का नींव रखी थी, बस उसे पूरा नहीं करवा पाया था। पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जो कि इल्तुतमिश इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश जो गद्दी पे बैठा था तो इसने इल्तुतमिश तो जियाउद्दीन मांगबरनी जो कि चंगेज खान से बचने के लिए भारत में आया था तो उसको शरण अपने पास नहीं दिया हुआ था, जबकि इल्तुतमिश था जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये खुद एक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, उसका ये फिर गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। तुर्कान ने चिहलगानी का भी निर्माण उसने कराया था। उसकी ही बेटी थी रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला शासिका हुई जो सल्तनत काल में जो कि एक राजा के पद पे बैठी हुई थी। वह भी पुरुषों की तरह सब वेशभूषा पहनकर बैठती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा होता है? तो वह नीलगिरी है। यह नीलगिरी है जो कि मतलब दक्षिण भारत में पड़ता है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है जो टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालने का कार्य करता है। और ये टोडा जनजाति में एक बहुपति प्रथा है, यानी कि एक महिलाएं कई सारे पुरुषों के साथ शादी विवाह करती है। अगर बात करा जाए कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट एक जैविक ठीक है हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। और पश्चिमी
पश्चिमी घाट का अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट जो है जब मानसून आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वो पश्चिमी घाट से ही टकराती है। खासतौर से केरल वाला तट से तो बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है जून के प्रथम सप्ताह में। और जबकि लौटता हुआ जो मानसून होता है वह पूर्वी घाट से टकराती है। पूर्वी घाट में खासतौर से कहाँ से, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र यानी कि कोरोमंडल वाला क्षेत्र से टकराती है। उसी तरह से अगर खंबात की खाड़ी है और कच्छ के रण वाला ये सब क्षेत्र को कहा जाता है काठियावाड़ तट, और गुजरात से लेकर यहाँ महाराष्ट्र के गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से लेकर मंगलुरु वाला तट को केनड़ा तट कहा जाता है, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी वाला तट को मालाबार तट कहा जाता है, जिसको केरल के तट के भी नाम से जाना जाता है। उसी तरह से पूर्वी घाट को भी कई भागों में हिस्सों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा वाला क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहते हैं, और कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी वाला नदी डेल्टा तट को गोलकुंडा का तट कहा जाता है, और गोदावरी नदी से लेकर जो पश्चिम बंगाल का हुगली नदी वाला तट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नामुदई है। याद रखना है कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नामुदई है, वह सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे दक्षिण में कौन सी मतलब पहाड़ियाँ पाई जाती है कि कार्डमम की पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ियाँ, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। जबकि ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, याद रखिएगा। जबकि एक इसी को अगर अंग्रेजी में पूछेगा ब्लू माउंटेन कहाँ पे स्थित है, तो वह मिजोरम में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे, मूल नाम था इसका, और यह तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दिया गया था। जो अकबर के दरबार में जो 9 गो रत्न रहा करते थे, उन 9 रत्नों में से एक ये भी था। और एक प्राचीन काल में भी 9 रत्न रहा करता था, जो कि वो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के भी दरबार में रहा करता था। लेकिन वहाँ पे जो था वह सभी के सभी मतलब संस्कृत के ही विद्वान हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास थे, धन्वंतरी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसके दरबार में मिश्रित था, क्योंकि तानसेन था संगीत यह मतलब गाता था। उसी तरह से बीरबल था, जिसका मूल नाम महेश दास था, वो भी था। मुल्ला दो प्याजा था, अबुल फजल था, फैजी था, तो ये सब के सब इसके दरबार में ही रहते थे। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर ने बहुत सारे सुधार वगैरह भी किए थे। अगर देखा जाए तो 1562 में इसने हरमदल से मुक्ति पिया हुआ था। 62 में दास प्रथा का भी अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया हुआ था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया था, और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लेकर गया था 1571 में ही। जबकि यही पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी से पुनः अपनी राजधानी लाहौर लेकर गया था 1585 ईस्वी में। जबकि इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था, और इबादत खाने में सभी लोगों के आने की अनुमति जो थी उसमें बैठने के विचार विमर्श करने के लिए 1578 में। जबकि मजहर की घोषणा 1579 में किया था, और 1582 में दीन इलाही एक धर्म भी इसने चलाया था। जबकि इलाही कैलेंडर मतलब तो उसने 1583 में जारी किया हुआ था। उसी तरह से अगर हिजरी सम्मत कहा जाएगा तो 622 ईस्वी में हुआ था, और शक सम्मत जो हुआ था वह शक सम्मत जो 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम सम्मत विक्रम संजोग 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी तरह से एक हर्ष सम्मत भी है, जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है 606 ईस्वी में, वो भी एक चलता है। ये सब मुख्य रूप से कैलेंडर वगैरह है। अकबर जो था वो गद्दी पर सबसे पहले इसका राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान पे हुआ था, और उसने पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में, यही अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू जो कि सूर्यवंश का शासक था, हेमचंद्र, और उसको विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। और अकबरनामा के पुस्तक के लेखक कौन था, तो अबुल फजल ही था। और अबुल फजल, जबकि आईने अकबरी बोला जाएगा तो वह भी अबुल फजल ही लिखा हुआ है, लेकिन अकबर के बारे में ना लिखकर वह खुद के स्वयं के बारे में उसने लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इतना। फिर यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यूनिसेफ का जो होता है ये बच्चों को मतलब जो शोषण वगैरह से बचाता है, बचाने का इसका कार्य वगैरह इसका है। यूनिसेफ का भी अध्यक्ष कौन है, कैथरीन रसेल है।
नेक्स्ट देखते हैं, गेट का जगह पे WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को इसने ले लिया था। तो गेट की जो था इसकी स्थापना 1947 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। और जबकि यही WTO जो होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और ये 1995 में तो हुआ था, लेकिन 1996 में सिंगापुर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया हुआ था। और फाहियान की लिखी हुई अगर पुस्तक देखा जाए तो फूको की है। उसी तरह से एक ह्वेनसांग भी था जो कि हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था, उसने CU की पुस्तक उसने लिखा हुआ था। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि वगैरह भी बहुत सारा उसे कहा जाता है। तो ये जो था चीनी यात्री जो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, इसको सबसे बड़ा विक्रमादित्य के भी कहा जाता है। और इसी के दरबार में ही संस्कृत के 9 गो रत्न रहा करते थे, जो कि सभी के सभी मतलब संस्कृत के विद्वान थे। जबकि एक और 9 रत्न थे जो मध्यकाल में देखा जाए तो अकबर के दरबार में। उसी तरह से अष्ट एगो दिग्गज भी रहा करते थे। वह मतलब जो वह अष्ट जो दिग्गज रहते थे तो अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और जबकि एक अष्ट प्रधान था जो कि शिवाजी के, तो अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी के समय में रहा है, और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहे हुए हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? तो अकबर नहीं चलाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मनसब किसके पास में था? तो वह औरंगजेब के समय के हुआ था। वह मनसबदारी होता क्या था? मनसबदारी ये था कि मतलब जो जिस भूमि से वगैरह से जो टैक्स वगैरह आती थी तो वहाँ के ज़मींदारों को वहाँ वह दे दिया जाता था। बोला जाता था कि यहाँ टैक्स वगैरह आप जितना भी वसूल कीजिए वो आपका हुआ, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक वगैरह सब खर्च वर्च करने के पश्चात जो भी आपको बचेगा वो वहाँ पे जो टैक्स वसूली से जो पैसा होता था उनका, लेकिन भूमि इन्हीं का रहता था और राजा का ही, या जो सैनिक वगैरह सभी इन्हीं का रहता था। जो कि एक जो मनसबदारी एक प्रथा काफ़ी बेहतर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा और एलिफेंटा के शैलकृत चिह्न किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूटों ने ही बनाया हुआ था। एलिफेंटा की एक गुफा है वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है, एलोरा वाला। और जबकि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक द्वंती दुर्ग था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवा दिया था। तो हालांकि ये औरंगजेब ने करवाया था इसलिए क्योंकि इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण ये जो तेग बहादुर थे सिखों के ये 9वें गुरु थे। उसी तरह से अगर सिखों के 10 गुरु हुए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। जिससे पहले गुरु नानक हुए हैं, उसने सिख धर्म के स्थापना किए थे और लंगर और भोजनालय वगैरह ये सब का व्यवस्था करवाए थे। लेकिन उसको नियमित रूप से उनके भाई जो थे लहना, जो सिखों के दूसरे गुरु अंगद हुए, उन्होंने अस्थायी रूप से इसको बना दिया था। अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया हुआ था। तीसरे जो गुरु थे वह थे अमरदास थे। तो अमरदास से ही मिलने के लिए अकबर गया हुआ था, और अकबर जब उनसे मिला तो उन्हें मिलने के पास आशीर्वाद दिए थे। उनके पश्चात ही अकबर का लड़का हुआ था। और उनका एक बेटी थी बीबी भानी, जिसको लेकर इसने अकबर खुश होकर कि आशीर्वाद दिए हैं मेरा लड़का हुआ, तो इसने 500 भूमि उसको दान में दिए हुए थे। चौथे गुरु जो हुए वह रामदास हुए, यही अमरदास के ही दामाद हुए रामदास। और रामदास की ही शादी बीबी भानु के साथ हुआ था। जो भूमि मिला था उसी भूमि पर उसने अमृतसर नगर की स्थापना किए हुए थे, और अमृतसर नगर के बीच में एक जलाशय का भी निर्माण किए हुए थे। जबकि इनके तीसरे जो पुत्र थे अर्जुन देव, उनको मतलब पैतृक रूप से सिख धर्म के उथी मिला हुआ था। और इस तरह से अर्जुन देव हुए सिखों के 5वें गुरु हुए, और गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखा। और उसी जलाशय के बीच में एक हरमंदिर साहिब जो अमृतसर जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, उसके निर्माण करवाया था। हालांकि उस पर सोना से जो उसको मतलब पूरा सजा दिया गया, उसको लगा दिया गया, उसमें राजा रणजीत सिंह का उसमें हाथ था। और ये सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव हुए, इनको फांसी के सजा वह जहांगीर ने दे दिया था। और छठे गुरु हरगोविंद हुए। हरगोविंद ने सिखों को मतलब ऐसी सैनिक के रूप में बदल दिया था। 2 तलवारें लेकर गद्दी पे बैठे थे, नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू किए हुए थे। जो अमृतसर के चौरा तरफ से किलाबंदी वगैरह उन्होंने कराए थे। 7वें गुरु थे हर राय थे, और 8वें गुरु जो थे हरकिशन थे। उनके चेचक से मृत्यु हो गई थी। ये 8वें गुरु जो थे गुरु पद के बारे में औरंगजेब को भी गया था समझाने के लिए। तत्पश्चात औरंगजेब को नहीं समझ में आया तो वह पुनः वापस लौट आए थे। जबकि 9वें गुरु तेग बहादुर, उसने भी यही कार्य किया था, लेकिन उसका
अब जो भी हो, मतलब उस समय के पश्चात 9वें गुरु तेग बहादुर को उसने हत्या कर दिया। 10वें गुरु थे वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह था। इनका बेटा था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और उन दोनों को ये थी दीवार में चुनवा दिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुआ था। जबकि चीन की क्रांति पूछा जाए तो 1911 में हुआ था। अमेरिका की क्रांति 1776 में हुआ था 4 जुलाई को, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। जबकि रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। और यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा कि लाल क्रांति, तो ये लाल क्रांति माओ से तुंग में इससे सबसे ज़्यादा प्रमुख नेता हुए थे। और अगर लाल क्रांति अगर कृषि वगैरह में देखा जाए तो लाल क्रांति है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है, टमाटर और मांस के उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उद्यान मतलब भोजन वगैरह जो अनाज वगैरह है उससे संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति और फलों के उत्पादन से संबंधित है। उसी तरह से काली क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। तो इस तरह से कुछ कुछ क्रांतियां हुआ है। जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि वर्गीस कुरियन उसके पिता हुआ करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिए हुए थे। डू एंड डाई का, ऐसे ये नारा मुख्य रूप से माना जाता है मेहर यूसुफ अली की ही देन जानी जाती है। वो अंग्रेजी में डू एंड डाई दिए हुए थे, लेकिन उसके पश्चात हिंदी में करो या मारो सबसे ज़्यादा फेमस गांधी जी के द्वारा ही हुआ था। ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, लेकिन 9 अगस्त के दिन अगले ही दिन ये ऑपरेशन 0 आवर के तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तारी हो गई थी। जैसे गांधी जी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सोनी नायडू, इनको पूना के आगा खा पैलेस में बंदी कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रख दिया गया। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रख दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग का जेल में रखा गया, जो झारखंड में है, जहां से वह दीपावली की रात में भाग निकले थे नेपाल, और उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किए हुए थे। सबसे ज़्यादा फेमस वो भी 19 भारत छोड़ो आंदोलन के लेकर ही जयप्रकाश नारायण हुए थे। उसी तरह से जो थे जब ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको भी अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। और ये जो 1942 जो था काफ़ी व्यापक रूप से ये चला हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। वैसे गांधी जी के कुछ पुस्तक वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि इनका यंग इंडिया है, और नवजीवन है, हरिजन है, उसके अलावा इंडियन ओपिनियन है, मेरे सपनों का भारत है। कुछ पुस्तक भी है, पत्रिका भी है, इसमें आपको हम बता रहे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और जबकि ये माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ कहा जाएगा तो माइकल एंडरसन ने लिखा हुआ है। जबकि गांधी जी कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्षता किए हुए थे, 1924 के कर्नाटक के अधिवेशन वाला में, जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें ही किए हुए थे। हालांकि गांधी जी की जो गिरफ्तारी 1942 में हुआ था, लेकिन 1944 में इनको पुनः 2 साल के बाद इनको छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश में नौसैनिक शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, यानी कि नेवी के लिए था। इसने चोल में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था, क्योंकि ये जो चोल शासक थे ये नेवी के अलावा स्थानीय स्वशासन का जनक भी जाना जाता है। और इसने जो राजेंद्र जो चोल था, वह श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया वगैरह क्षेत्र तक भी उसने कब्जा कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा सा देश अगर देखा जाए क्षेत्रफल में, तो वह वेटिकन सिटी ही है। और 0.44 मतलब लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सबसे छोटा देश है, यूरोप वाला क्षेत्र में ये पड़ता है। और सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो वह रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? वो फैजाबाद हुआ करती थी। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी पे बसा हुआ है। जो फैजाबाद है, जो अयोध्या वाला क्षेत्र पे है, यह सरयू नदी के तट पे यह बसा हुआ है। जबकि अवध का संस्थापक जो था वह बुरहानुल मुल्क था, जिसको सआदत खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम मतलब ये जो है अभयारण्य, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और अगर बाघों की संख्या देखा जाए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। और जो बाघ जो होते हैं, ये जो 29 जुलाई को इसके बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी बाघ भारत में है कितना? अभी 2023 का रिपोर्ट के अनुसार आया तो 3167 जो कि हो चुका है इसमें। पहले 2967 था, अभी 3167 बाघ पूरे भारत में है। उसी तरह से चीता वगैरह भी भारत में लाया जा रहा है, नामीबिया से। उसमें 100 चूते लाने का टारगेट है, वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से लाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। वैसे टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 1973 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, इराक के मुद्रा का नाम क्या है? तो दिनार है। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया हुआ करती थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है कि 2 नदियों के बीच की भूमि था।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। उष्ण उस क्षेत्र को कहा जाता है कि यहाँ के गर्म सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है या तिरछी पड़ती है तो वह गर्म वह क्षेत्र दिखता है, इसलिए उष्ण कहते हैं। जबकि कटिबंध किसे कहते हैं, तो कटिबंध दो अक्षांशों के जो बीच के क्षेत्र होता है यानी कि क्षेत्रफल, उसी क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। और मानसूनी जो है यह अरबी भाषा से लिया गया है मानसूनी से, जबकि यह मानसून का अर्थ होता है कि समय के साथ परिवर्तन। क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन, क्योंकि भारत में देखिए तीनों तरह की मानसून देखने को मिलती है, एक ठंडी भी रहती है, गर्मी भी रहती है और बीच में एक समान रूप से भी देखने को मिलती है। जबकि मानसूनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिप्पालस ने किया हुआ था। तो यही है, याद रखने, भारत की जलवायु वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और अगर भारत की जब जलवायु देखा शीत उष्ण कटिबंधीय भी है तो वह भी है, क्योंकि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो दक्षिण की तरफ में पड़ जाती है और नीचे के वाला क्षेत्र वाला में जो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो वह सब तो उष्ण वाला क्षेत्र रहता है। लेकिन 23.5 डिग्री ऊपर वाला क्षेत्र में अगर हम चले जाए, मतलब मध्य भारत से ऊपर की तरफ में जम्मू कश्मीर से, तो शीत उष्ण वाला में आ जाता है। उसी तरह से अगर ये सब जलवायु वगैरह के बारे में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना हुआ होता है, और जबकि ये जो हीटर वगैरह होता है उसमें नाइक्रोम तार का प्रयोग किया हुआ था। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका संकेत जो होता है W होता है, इसका परमाणु संख्या 74 होता है। जबकि विद्युत जो बल्ब होता है ना, वो क्राउन कांच का जो होता है वह बना हुआ होता है। जबकि धूप के चश्मा वगैरह ये सब क्रूक्स कांच का होता है। प्रयोगशाला का बर्तन वगैरह, प्रयोगशाला का जो परख नली वगैरह बनता है वह पायरेक्स कांच का बना हुआ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी से निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। निम्न हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो अगर कम हो जाती है तो उससे एनीमिया रोग हो जाती है, और अधिकता हो जाती है उससे लौहमयता रोग हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉपर की अधिकता हो जाएगी तो विल्सन रोग हो जाएगा। पारा पीने से उसे मीना माता रोग हो जाता है। जबकि नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। तो ये कुछ है जो कि उससे रोग उत्पन्न होता है। अगर खून का देखा जाए तो खून क्या एक तरह से प्रोटीन है इसमें, और इसमें प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, तो हिपैरिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वह रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। जहीं कट उठ जाता है तो वह जल्द से जल्द 3 से 4 मिनट में उसको थक्का बना देता है। जबकि हिपैरिन है वो उसको द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में खून को रखने का कार्य करता है। अगर लिक्विड के रूप में नहीं रहेगा तो हार्ट के पास से मतलब नहीं पहुँचेगा खून, तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक व्यक्ति को आ जाती है। जबकि खून का देखा जाए तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और लाल रंग पूछा जाए कि कारण होती है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीपी यानी कि रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्नोमीटर नामक प्रयोग का यह किया जाता है। बीपी कितना होता है, 120/80 होता है। तो 120 वाला को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 वाला को डायस्टोलिक कहा जाता है। तो 80 जो डायस्टोलिक होता है वह दाहिने आलिंद में होती है, और जबकि 120 होती है जो सिस्टोलिक होता है वह बायां निलय में होता है। याद रखना है कि धमनी में जो होता है ना वह शुद्ध खून होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है, और जबकि सीरा में होती है अशुद्ध खून होती है, यानी कि गंदा खून होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हुई रहती है। लेकिन यही अगर धमनी ना कह के फुसफुस धमनी यानी कि पल्मोनरी धमनी कह देगा तो उसमें अशुद्ध खून पाई जाती है, यानी उसमें CO2 की मात्रा घुली रहती है। अगर सीरा ना कह के क्वेश्चन में अगर आपको मिलेगा कि फुसफुस से सीरा या फिर पल्मोनरी सीरा, तो उसमें भी मतलब क्या होता है, उसमें शुद्ध खून होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी मतलब होती है, और ये कहाँ, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में मिलता है देखने को। और ये काला जो मिट्टी है उसका काला रंग क्यों होता है, तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होती है, या फिर उसको जीवाश्म के उपस्थिति के कारण भी इसका काला रंग होता है, देखने को मिलता है। और उसी तरह से अगर मिट्टी का अध्ययन देखा जाए तो पेडोलॉजी कहलाती है। और मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखा जाए मिट्टी, वैसे तो पूरे 8 तरह की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 मिट्टियों को पढ़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत में देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी होती है भारत में। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, जो उत्तर भारत का जो मैदान है लगभग वाला क्षेत्र में, वो सब जलोढ़ मिट्टी का ही सब वो देखने को उदाहरण मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की होती है, एक खादर होती है, एक बांगड़ होती है। तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे बांगड़ कहते हैं, और नया जलोढ़
जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम खादर कहते हैं, जबकि उससे अगर जलोढ़ मिट्टी से कम मात्रा में देखा जाए, उससे कम मात्रा में कौन सी है तो वो लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग की होता है, आयरन के ऑक्साइड के कारण वगैरह होता है, इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। और तीसरे नंबर पर यही काली मिट्टी है, जो कि महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में ये सब ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसमें कपास की जाए। चौथे नंबर पे जो सबसे कम मात्रा में जो मिट्टी है और वह है आपको लेटराइट मिट्टी, इसमें चाय की खेती की जाती है और काजू की खेती वगैरह ये सब की जाती है। इसका भी लाल रंग की होता है क्योंकि आयरन के ऑक्साइड के कारण होती है। जबकि मिट्टी की अम्लीयता की बात किया जाए तो अम्लीयता का इसका पीएच मान कितना होता है तो इसको 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसमें यह पहला सिपाही विद्रोह था, यह भारत का सबसे पहला सिपाही विद्रोह हुआ था। जैसे कि देखा जाए तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो दोस्त है वह द्वितीय उसने भाग लिए थे, लखनऊ से कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और उसके अलावा तो बिहार अगला क्षेत्र में आरा वगैरह क्षेत्र जो है जगदीशपुर से देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली से, और अवध से जो कि फैजाबाद से थे एक और वह थे, और एक थी बरेली से बहादुर खान थे। और इस सभी को जो युद्ध हुआ था 1857 इसको दबा दिया गया था। दिल्ली वाला था निकलसन और हडसन, उसने दबा दिया था। झांसी वाला जो क्षेत्र था जो लक्ष्मीबाई युद्ध की हुई थे, हिरोज जो था उसने दबा दिया था। हिरोज तो लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ तक लिख दिया था कि अगर कोई 1857 की क्रांति में अगर कोई अकेला अगर कोई मर्द था तो वह झांसी की रानी ही थी। जबकि कानपुर और जो लखनऊ वाला क्षेत्र था वह था कैंपबेल, उस युद्ध को दबा दिया था। और बिहार में टेलर और आयर जो था उसने युद्ध को दबा दिया था। यह पहला युद्ध था, देखा जाए सबसे बहुत भयानक हुआ था यह युद्ध मंगल पांडे को लेकर। 10 मई को हुआ था, 10 मई को जो है मेरठ से इसने चला हुआ था, और 11 मई को इसने दिल्ली पे पहुंचकर 12 मई को इसने पूरा दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और वही बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही अपना प्रमुख नेता के रूप में चुना गया था। हालांकि इसमें नेतृत्व का, इसके पीछे असफलता के कारण कई सारे चीज़ें, नेतृत्व का अभाव था, सभी लोगों में जनमानस नहीं था, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि झांसी की रानी था तो अपने पुत्र को थी गद्दी पे न मिलने के कारण उसको हो रहा था, किसी का पेंशन वगैरह बंद था, उसके लेकर ये सब हुआ था 1857 की क्रांति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ये ब्रिटेन से लिया गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने बोला विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे बोला जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह जापान से लिया गया है। उसी तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं, जो कि प्रस्तावना जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया, प्रस्तावना जो है वह अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है यानी कि परिभाषा वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसी तरह से मौलिक अधिकार हो गया तो अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका से लिया गया है, महाभियोग वगैरह अमेरिका से लिया गया है, अनुच्छेद जो है वह जापान से लिया गया है, जबकि हाँ वहाँ से लिया गया, जबकि योजनाएं वगैरह जो पंचवर्षीय योजना ये सब रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व ही देना ही था। ये कब हुआ था पूना समझौता? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता के क्यों हुआ था? आखिर ये पूना समझौता का कारण क्या था? ये था कि जो मैकडोनाल्ड था जो था उसने 16 अगस्त 1932 को उसने एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि एक दलित के लिए भी उसने भारत में निर्वाचन क्षेत्र को थी घोषणा कर दिया था। जिसके पश्चात गांधी जी थी यरवदा जेल में ही थे, बंद थे, तो उसी यरवदा जेल में इन्होंने आमरण अनशन कर दिए थे। वो 20 सितंबर को शुरू किए थे और 24 सितंबर को यह समाप्त हुआ था, और 4 दिन तक उन्होंने भूखे रहे थे। शाम को 5 बजे इनको उपवास तोड़ा गया था गांधी जी को। क्यों हुआ था? और ऐसे पूना समझौता के पीछे जो ये थे, मतलब इनके जो अंबेडकर साहब थे, इनको बहुत से लोगों ने समझाया बुझाया कि गांधी जी देखिए मतलब इनका सेहत वगैरह ख़राब होते जा रहा है, और ये पूरे भारत में तो ये तो छाए हुए हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो खामखा आप फंस जाइएगा ये बूढ़ों के चक्कर में। इसलिए चलिए अभी मानून लीजिए, आपको निर्वाचन क्षेत्र की अगर है उसमें प्रतिशत में बढ़ा दी जाएगी। एक ही क्षेत्र में आपको सीट नहीं देकर भारत के अलग अलग, जैसे कुछ बिहार में, कुछ राज्य ऐसी हो गया मध्य प्रदेश में, बंगाल में, सब अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा। तो इस तरह से सीट क्या हुआ था?
बढ़ा दिया गया था। केंद्र में भी सीटें बढ़ा दी गए थे और राज्य में भी सीटें बढ़ा दिया गया था। याद रखने के पुणे समझौता का हुआ था तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मनाने में कौन थे सबसे आगे अगर नेता में थे जो कि भीमराव अम्बेडकर को मनाए थे तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मदन मोहन मालवीय थे। यही दो लोगों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्धारण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करता है। और ये कितना हो सकता है? तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। जबकि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और 75 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और जो होते हैं ये और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। ये सभी राष्ट्रपति ही करते हैं। आइए नेक्स्ट। जबकि 78 जो है अनुच्छेद में उसमें प्रधानमंत्री का अपने कर्तव्य को लेकर ही बताया गया है। जबकि 79 है संसद का है गठन, 80 में है राज्यसभा का गठन और 81 में है लोकसभा का गठन किया है। उसी तरह से संसद के तो 3 अंग होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं, एक लोकसभा होते हैं और एक राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है। एक राष्ट्रपति से आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति का जो पद है ना वो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है किस तरह से निर्वाचन होता है वह अमेरिका से लिया गया है। और एक निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। तो निर्वाचक जो मंडल होता है जो तो वह एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा तो वह होता है वो आयरलैंड से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.5 औंस होता है। उसी तरह से चीन में लाल क्रांति को माओ से तू ने नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था चीन की क्रांति? हम लोग ऊपर वाले ही एथी में देख लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वह राजस्थान ही है। वैसे पाकिस्तान के साथ सीमा देखा जाए तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 गो 3 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश उससे यूएटी करता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा अगर इन 5 राज्यों में देखा जाए तो राजस्थान ही सबसे ज़्यादा बॉर्डर क्षेत्र बनाता है। और पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा रेड की रेखा है निर्धारण? तो रेड क्लिफ रेखा है या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है या फिर 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से अगर पाकिस्तान से के बाद अगर देखा जाए अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा सटा हुआ तो वह लद्दाख ही है। और चाइना से सटा हुआ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। उसी तरह नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सटा हुआ है इसका यूपी का सटा हुआ है। और भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सटा है किसका? तो असम का है। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अगर सटा हुआ अगर कोई राज्य की बात करेंगे तो ये है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मतलब झील कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील आखिर है कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। अमेरिका में 5 तरह के वहाँ पे झील देखने को मिलती है। एक सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, ओंटारियो झील हो गया, ये सब वहीं पे मिलती है। और जो मिशिगन झील है वह पूर्ण रूप से याद रखना है, मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में पड़ता है। जबकि बाकी अन्य जो 4 झील है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। उसी तरह से 49वीं जो अक्षांश रेखा है वह अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। और एक मेडिसिन रेखा भी है जो कि अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। जबकि 38वीं अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 17 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो सिकंदर के जो हुआ था वह बेबीलोन में हो गया था। सिकंदर जो था इसके पिता का नाम था फिलिप था। और सिकंदर जो भारत पे आक्रमण किया हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु जो हुआ था 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसका सेनापति देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर था जो कि थल सेनापति था। उसी तरह जल सेनापति निर्याकस था। और भी 2 था, आसेटी क्रेटस था और आसिटो बुलस, ये सब भी था। सिकंदर के जो मतलब जो एथी था गुरु थे वह सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। जबकि अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात के गुरु अफलातून हुआ थे। जबकि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफला था। और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर और पोरस के बीच में वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी हुआ था।